हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आपके। दिस इज व्योमकेश एंड यू आर वाचिंग योर चैनल जकास क्लासेस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आप ही के क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5। नाम है डाटा हैंडलिंग। जैसे ही चैप्टर का नाम है डाटा से रिलेट है, उसको हैंडलिंग मतलब क्या, हैंडल करना। बाइक हैंडलिंग मतलब उसको अच्छे से हैंडल करना जानना, बाइसाइकिल को हैंडल करना जानना। तो वैसे डाटा को कैसे हैंडल करेंगे वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये डाटा क्या है। तो मैं बता देता हूं, आईपीएल देखते होगे, नहीं देखते तो क्रिकेट तो देखते होगे, कोई भी मैच। आईपीएल बहुत ज्यादा देखते हैं इसलिए एग्जांपल लिया कि रन स्कोर्ड बाय ए बैट्समैन, रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन, बहुत सारे बैट्समैन जितने भी हैं इन ए मैच। कोई एक मैच में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है मान लो, तो उस मैच में किस बैट्समैन ने कितने रन बनाए, नंबर तो तुम लाओगे एग्जाम में, कितने रन बनाए, ये क्या है, डाटा है। एक मान लो फुटबॉल का फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है जहां पे फुटबॉल बनता है। सो फुटबॉल मैन्युफैक्चर्ड बाय, फुटबॉल मैन्युफैक्चर्ड मतलब बनाना, मैन्युफैक्चर करना, मैन्युफैक्चर्ड बाय ए इंडस्ट्री, बाय ए इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री कैसे फुटबॉल मैन्युफैक्चर करता है, कितना मैन्युफैक्चर करता है इंडस्ट्री, इन ए मंथ, या फिर इन एवरी मंथ बोल सकते हो, इन एवरी मंथ। तो किस महीने में कितना, जनवरी में कितना, मान लो किस महीने में छुट्टी ज्यादा हो गया, कम मैन्युफैक्चर होगा, किस महीने में ओवर टाइम ड्यूटी दिए, सारे लेबर सारे स्टाफ प्रेजेंट थे, ज्यादा होगा। तो वैसे ये डिफरेंट जो डाटा है इसको कैसे हैंडल करते हैं, इसको तुम बोल सकते हो इसको कलेक्ट करना। पहले तो इंफॉर्मेशन देखेंगे, इसको डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे तुम्हारे बुक में पहला दिया है पिक्टोग्राफ, मतलब पिक्चर के फॉर्मेट में, एक सिंबल के फॉर्मेट में, तो वो सब हम देखेंगे। फिर ग्राफ के फॉर्मेट में कैसे करते हैं देखेंगे। फिर तुमने एक चीज देखा होगा, पाई चार्ट, सर्कुलर ग्राफ जिसको बोलते हैं। ऐसा एक सर्किल होता है, ये मान लो इंडिया में कितना, किसका ग्राफ ले, हाँ वाटर का लेते हैं, या फिर बोल सकते हो कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में है वो वाटर कितना है, 70% है, 30% लैंड है। तो ऐसा एक ग्राफ, ये वाटर है बड़ा वाला परसेंट, और ये छोटा वाला क्या है, लैंड है। तो ये जो ग्राफ बनाते हैं ना, पाई चार्ट जिसको बोलते हैं, तो ये भी कैसे बनाते हैं वो भी बताऊंगा मैं तुम्हें, ये आखिरी में है। तो ये सभी डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स मूव टू पिक्टोग्राफ, जो कि पहला टॉपिक है तुम्हारा। हाँ तो देखो, अभी ये पिक्टोग्राफ देखेंगे किसका, एक फुटबॉल इंडस्ट्री का, एक फुटबॉल इंडस्ट्री का पिक्टोग्राफ देखेंगे। तो फुटबॉल इंडस्ट्री में हर महीने में कितना प्रोडक्शन होता है उसको हमें रिप्रेजेंट करना है, किस फॉर्मेट में, पिक्टोग्राफ के फॉर्मेट में। तो देखो मैं यहां पे लिखता हूं 2-4 मंथ, अगस्त, सितंबर, कोई भी जेन्युइन मंथ ले रहा हूं, मेरे को भी कोई फुटबॉल इंडस्ट्री का मैं भी कोई मालिक नहीं हूं जो एक्यूरेट लूं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, चलो इनका लेते हैं। तो यहां पे क्या कि हमें मान लो पता है कि हर मंथ में, ये अगस्त मंथ में फुटबॉल फैक्ट्री में कितने मैन्युफैक्चर हुए हैं, 5000, मान लो 5000 हुए हैं। तो यहां पे एक ले लेना, एक सिंबल लेना जिससे हम इनको डिनोट करेंगे। तो एक फुटबॉल का ही सिंबल लेंगे। तो फुटबॉल का सिंबल कैसा होगा, गोल होगा। ये देखो मैं यहां पे ले लेता हूं ऐसा ही गोल सा सिंबल, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1000 फुटबॉल को, किनको, 1000 फुटबॉल को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पे अगस्त महीने में कितना बोला, 5000, मतलब कितने फुटबॉल दूंगा, 5, एक को 1000, 5 को 5000, 1 2 3 4 5 हो गया। अब सितंबर महीने में थोड़ा लेबर का शॉर्टेज हो गया तो 3000 ही बन पाया। तो यहां पे कितना करेंगे, 1 2 3, ये हो गया। पिक्टोग्राफ ये होता है किसी भी सिंबल के थ्रू डाटा को रिप्रेजेंट करना, तुम समझ सकते हो। अक्टूबर में क्या हुआ भाई, बहुत जोरों शोरों से काम किया और 5500 फुटबॉल बनाए, 1 2 3 4 5, 5000 हो गया। अब 500 का कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो कुछ ऐसा करते हैं,
आधा फुटबॉल, मतलब एक को 1000 मतलब आधा को 500। ये हो गया अपना 5500। अब देखो नवंबर में हो गया मान लो 4000, 1 2 3 4, ये हो गया 4000। अब दिसंबर में कितना है, फिर 5000 बनाए तो 5 दे देंगे, या फिर 4500 चलो लेते हैं, 1 2 3 4, और आधा को कितना, 500 को कितना लेते हैं, 4500 मतलब 4500, आधा लेते हैं, हो गया। तो ये हो गया। इसकी जगह सर अगर ऐसा करें तो, ऐसा करें तो सबसे बेहतर क्या है, ये है, ये वाला करना। वो भी कर सकते हो पर ये वाला सबसे बेहतर होता है, तो क्यों तुम्हें उल्टा करना है, समझ गए। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पिक्टोग्राफ समझ गए। कोई भी डाटा को पिक्टोग्राम में रिप्रेजेंट करो बोलने से कर पाओगे। ऐसे किसी की भी सिंबल को उसका वैल्यू लिख देना, उसके बाद रिप्रेजेंट करना। अगर यहां पे मान लो 500 300 550 ऐसे हो रहे थे, तो इसको क्या करना, 1000 की जगह 100 फुटबॉल दी जाना। तो उस हिसाब से तुम्हें डाटा में चेंज लाना है और उसको रिप्रेजेंट करते जाना है। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आफ्टर पिक्टोग्राफ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बार ग्राफ्स। ये भी बहुत आसान सी चीज है। देखो यहां पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहां पे क्या रिप्रेजेंट किया है, ये इसको बार ग्राफ कहते हैं। क्या बोलते हैं, बार ग्राफ। पिक्चर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, पिक्चर में रिप्रेजेंट कर रहे थे ग्राफ को पिक्टोग्राफ, बार में रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी, तो उसका नाम पड़ गया बार ग्राफ। हद आसान सवाल है, हद आसान सवाल है, हद आसान कंसेप्ट है, ये बहुत ही आसान है। देखो फोकस करो। तो वहां पे मैंने क्या, फुटबॉल इंडस्ट्री का प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट किया था। यहां पे भी वो कर सकते थे, पर हमने क्या रिप्रेजेंट किया है यहां पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 इन ईच एकेडमिक ईयर। तो एकेडमिक ईयर क्या है तुम जानते हो ना, जिस ईयर से तुमने पढ़ाई शुरू की और जिस ईयर तुम एनुअल एग्जाम दे रहे हो। हमेशा क्या होता है, ये एक साल में नहीं आता है। मतलब मैं बोल रहा हूं, ये वीडियो जब पब्लिश हो रहा है, इन बच्चों ने 2021 से अपनी पढ़ाई शुरू की है। खत्म कब होगा, मतलब जब वो एनुअल एग्जामिनेशन देंगे। और वो कब देंगे, 2022 में। ऑब्वियसली वो मार्च महीने को सेशन एंड कहा जाता है। तो इसी एकेडमिक सेशन या फिर एकेडमिक जो ईयर है, जो 2 साल होता है, एक्चुअली 12 मंथ्स ही होता है इसका पीरियड भी, पर 2 साल को कवर करता है। किसको, 2021 को भी 22 को भी। ये वीडियो जब आ रहा है, आप जिस साल में हो, जिस साल से पढ़ना शुरू किया और जिस साल एग्जाम दे रहे हो एनुअल वाला, तो उन दोनों ईयर को मिला के बनता है एकेडमिक ईयर। तो यहां पे हमने डाटा रिप्रेजेंट किया है 3 एकेडमिक ईयर का। एक था 2019-20, दूसरा था 2020-21 और तीसरा था 2021-2022। तो यहां पे देखो, यहां पे सर फिर 20 40 30 क्या लिखे हैं बोलोगे, तो बता देता हूं कि यहां पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहां पे क्या था, 2019-20 में इस स्कूल में, जो भी स्कूल था, 20 स्टूडेंट्स थे। फिर जो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर आया, जो 2020 में पढ़ाई शुरू की और 21 में एग्जाम देंगे, जो कोरोना बैच था, इसमें 40 बच्चे थे इनके पास। कितने थे, 40 बच्चे। ये पहला वाला स्कूल खुला था, थोड़ा पॉपुलैरिटी बढ़ा, बच्चे बढ़े। उसके बाद लॉकडाउन के बाद कुछ बच्चों ने क्या किया, अपना एडमिशन नहीं किया इस स्कूल में। तो 2021-22 के सेशन में इसके पास बस 30 बच्चे हैं, ये 30 है। तो इसी को हमें बार ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करना है, पहले तो तुम्हें पता है एक लाइन ऐसे खींचना है। बार रिप्रेजेंट करने का पहला तरीका, ऐसे एक लाइन खींचना, फिर ऐसे एक लाइन, इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री होता है। ये बात याद रखना। इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। इधर लिख देता हूं एक्स एक्सिस। ऐसा जो एक्सिस लेटा हुआ है उसको एक्स बोलते हैं, जो खड़ा हुआ है उसको वाई बोलते हैं। समझ गए। अब ये देखो कि ऐसे ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने एक्स एक्सिस में क्या क्या लिया, थोड़ा फोन बजा है, साइलेंट कर दिया जाए। थोड़ा साइलेंस में डालना भूल गया, इसके वजह से ये बज गया फोन। वो उधर था, दूर था, फिर भी साउंड आ गया होगा, तो छोड़ो, वो यहां पे फोकस करो। मैंने बताया स्टूडेंट का स्ट्रेंथ कितना है, तो हमने क्या एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, वाई एक्सिस ड्रॉ किया, बताया। फिर एक्स एक्सिस में एक एक कलम लिए, एक 2019-20 के लिए, फिर 20-21 के लिए, फिर 21-22 के लिए। और वाई में क्या लिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिए, बोल सकते हो 10-10 करके लिया, क्योंकि यहाँ पे जितने भी नंबर है वो 10 से अच्छे से डिवाइड हो रहे हैं। 1 2 3 4 करके लेता तो बहुत बड़ा बनाना पड़ता, इसलिए तुम भी ये चतुराई का इस्तेमाल करना। यहाँ पे अगर 200 400 300 होता तो 100 करके ले जाते।
समझ गए? या फिर 5-5 करके लेने से भी चलता, पर 1 2 3 करके लेने पर बहुत बड़ा हो जाता। तो यहां पे हमने क्या किया, इस बार ग्राफ को ड्रॉ किया। तो 2019-20 में कितने बच्चे थे? 20 थे, और वाई एक्सिस में 20, मतलब ये वाला पॉइंट, इसमें एक बार ड्रॉ किया, हो गया। अब देखो 2020-21 में कितने थे? 40 बच्चे थे। 2020-21 फिर इधर 40, तो दोनों को जब मिलाए तो ये पॉइंट मिला, इधर थोड़ा लेके ये ग्राफ हमने बार हमने ड्रॉ कर दिया। और फिर 2021-22 में 30 थे, तो 30 के ऐसे यहां आता है, और फिर 21-22, तो यहां पर भी हमने एक बार ड्रॉ कर दिया। तो इसी के साथ हमने बार ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करना है वो पूरा का पूरा टोटल फंडा क्लियर कर दिया है। अब कोई भी अगर नंबर आए ऐसे डाटा के साथ तो तुम बार ग्राफ ड्रॉ करने के काबिल बन जाओगे, तुम्हें ग्राफ पेपर भी मिलेगा। इसके बाद हम ग्रुप डाटा, बहुत से, जैसे चैप्टर का नाम क्या है? डाटा हैंडलिंग, तो डाटा के साथ हैंडल करना हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। सो बिफोर आई मूव टू ऑल दोस, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी डबल बार ग्राफ। बार ग्राफ पढ़ चुके हैं, उसके पहले पिक्टोग्राफ पढ़े थे, अभी डबल बार ग्राफ। तो डबल बार ग्राफ में ऐसा कुछ डाटा गिवन होगा तो हम लिख सकते हैं। देखो एक सब्जेक्ट है, एक स्कूल है या फिर कॉलेज है, बोल सकते हैं स्कूल ही है, वरना कॉलेज में तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो जाता है, ये साइंस। तो यहां पे क्या है कि एक डाटा प्रिपेयर किया जा रहा है, किस बेसिस पे कि किस सब्जेक्ट में कितने बच्चे हैं, किस सब्जेक्ट में कितने बच्चे हैं, और बात यह है कि किस सेशन में किस सब्जेक्ट में कितने बच्चे हैं। मतलब यहां पे दो सेशन का एग्जांपल देखो लिया गया है, एक 2020-21 और दूसरा 2021-22। तो 2020-21 में मैथ में कितने बच्चे थे, 21-22 में कितने थे। वैसे साइंस में भी 20-21 में कितने थे, 21-22 में कितने थे, ये हमें लिखना है। तो मुझे डाटा पता है 30 थे यहाँ पे, 21-22 में 50 थे। और अगर बात करूं यहां साइंस की, तो साइंस में यहां पे 40 थे और 21-22 में 60 थे। और इंग्लिश में थोड़े कम बच्चे थे, 20-21 में 20 थे और 21-22 में 40 थे। तो हमें ये ग्राफ अभी बनाना है फिलहाल। तो देखो क्या करना है, ये ग्राफ ड्रॉ करना है। जब एक बार ग्राफ ड्रॉ करना होता तो यहां पे हम 21-22 लिख देते, या फिर बस सब्जेक्ट वाइज लेके, मैथ सब्जेक्ट में 30 है तो ये 30 तक ऐसे ले जाएंगे। मैथ सब्जेक्ट में 30 बच्चे हैं तो हम ये मैथ को 30 तक ले जाते थे। पर यहां पे ध्यान से देखो, 20-21 में 30 है, 21-22 में 50 है। अब बोलो भाई, यहां पे बत्ती गुल होती है और बार से डबल बार, इसलिए ये ग्राफ बनेगा। देखो कैसे बनता है, ये तो तुम्हें पता है ग्राफ में ये एक्स एक्सिस है, ऊपर जो खड़ा हुआ ये वाई एक्सिस है। ये एक एक डिवीजन है जो कि ग्राफ पेपर में ऑलरेडी गिवन होता है। नहीं देखे हो ग्राफ पेपर, पहले खरीद के लाओ, उसको देखो कि उसमें एक एक डिवीजन होता है, एक एक बॉक्स होता है। तो उस डिवीजन में एक साइड जो एक्स एक्सिस में डिवीजन होंगे मैथ साइंस इंग्लिश लिखने का, और जो वाई एक्सिस में डिवीजन है, ये वाई है ये एक्स है, तो जो वाई एक्सिस में डिवीजन है वहां पे 10 20 30 40 50 60 करके जितना तक तुम्हारा जगह हो। अब क्या करना है, पहले ही जैसा कुछ काम करना है, तुम बोल सकते हो कि मैथ में कितने हैं, पहले 30, उसके बाद 50। 30 मतलब 20-21 में 30 है, तो पहले 30 तक ले जाओ इसको, मैथ ये 30 तक। अब यहां पे एक बार ग्राफ ड्रॉ कर दो, ये हो गया बार अपना, तो ये हो गया एक। दूसरा जितना भी चौड़ा रख सकते हो तुम, एक यूनिफॉर्म चौड़ाई रखने पर अच्छा होता है, जो ग्राफ पेपर में तुम्हें पता चल जाएगा। तो मैथ में हम 30 में लेंगे। अब फिर क्या करने का, मैथ में 20-21 में कितना था 30 और 21-22 में 50। तो इसी मैथ में इसके साइड में, इसके बगल में क्या करना, 50 वाला ग्राफ ड्रॉ करना, यानी इधर ये 50 है ना, तो इधर 50 वाला ग्राफ भी ड्रॉ हम करने वाले हैं। तो देखो 50 वाला ग्राफ मैंने कर दिया है ड्रॉ, ये हो गया 50 वाला ग्राफ। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट हमें साइंस की ओर बढ़ना है। तो देखो पहले वाले में क्या होता था, बस एक के ऊपर एक ही ग्राफ रहता था, जैसा तुम नोटिस किए होंगे, वरना थोड़ा रिवाइंड करो, थोड़ा पीछे जाओ, तुम्हें ये सब पता चल जाएगा। तो जब तुम
थोड़ा अंधेरा छा गया, मैं उजाला कर देता हूं। हाँ हो गया। तो अभी देखो पहले वाले में क्या होता था कि ये जो सारे हैं ये ग्राफ ये एक ही होता था, पर फिलहाल क्या है, ग्राफ दो है। क्यों? क्योंकि यहां पे डाटा भी दो है। ये कौन सा वाला है, 20-21, और ये कौन सा 21-22। बस यही हमें मेंशन करना रहता है। अभी साइंस में भी वैसे डबल बार ड्रॉ करेंगे। पहला कोई कितना 40, कितना 40, ये 40 उसमें से ड्रॉ करेंगे। अभी ये हमेशा क्या करना, ये जो मिडिल लाइन है ना, इसके इस मतलब लेफ्ट साइड एक ग्राफ ड्रॉ करना और राइट साइड एक ग्राफ ड्रॉ करना, फॉर्मल दिखता है। तो फॉर्मल कैसे दिखाना है समझ गए? अब देखो ये हो गया तुम्हारा नेक्स्ट ग्राफ। कौन सा, कौन सा, साइंस वाला। कौन से सेशन के लिए, 20-21 के लिए। अब 21-22 का देखेंगे। 21-22 में कितने 60 बच्चे थे, मतलब पूरा टॉप में जाएगा। ये 60 बच्चों का अभी ड्रॉ करेंगे, 60 बच्चों का ड्रॉ करेंगे, और ये हो गया 60 बच्चों का ग्राफ हो गया। ये हो गया 60 बच्चों का ग्राफ। अब इंग्लिश का ड्रॉ करेंगे। यहां पे भी कितने ग्राफ होंगे, डबल ग्राफ, क्योंकि डाटा ही दो है। तो पहले सेशन में कितना 20-20, ये देखो 20 इधर है, 20 से लेके जाएंगे इधर कुछ बार ग्राफ ड्रॉ होगा, या हाथ में खींच देने से भी चलेगा। इवन ग्राफ पेपर में हाथ में खींच देने से हो जाता है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी लाइन डॉटेड होता है। पर लंबा हो तो स्केल का उपयोग बिल्कुल करें, क्योंकि वरना घटिया दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा एग्जाम में, और एग्जामिनर आधा मार्क काट भी दे सकता है। तो इसलिए स्ट्रेट स्केल का यूज करना सबसे बेहतर है। अब कितना 40 नेक्स्ट, ये 40। अब यहां पे मैं भी स्केल यूज करूंगा। ये हो गया अपना 40 वाला ग्राफ, ये हो गया। तो तुम्हारे सामने पेश है डबल बार ग्राफ फॉर दिस गिवन डाटा। तो ऐसा कोई डाटा गिवन होगा तो तुम डबल बार ग्राफ ड्रॉ कर सकोगे। पिक्टोग्राफ बहुत आसान था, बार ग्राफ भी मैंने बता दिया आसान तरीके से। वो बोले थे ड्रॉ कर पाएंगे, कमेंट में लिखो वो कर पाओगे कि नहीं। और डबल बार ग्राफ भी मैंने बता दिया। बस यहां भी क्या होता है, एक ही जगह के दो डाटा गिवन होते हैं। नॉर्मल बार ग्राफ में एक डाटा गिवन होता है एक जगह का, यहां पे एक जगह का दो डाटा गिवन होता है, यही फर्क होता है। तो सर क्या ट्रिपल बार ग्राफ भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 3 डाटा होंगे और एक सेशन ऐड कर दोगे तो ट्रिपल बार ग्राफ भी होगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, जितने डाटा होंगे उतने ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हमें तो क्या करना है, ग्राफ ही ड्रॉ करना है। वो चाहे एक हो चाहे 2 हो, 3 करोगे तो ऐसे पास पास 3 ड्रॉ करना। समझ गए? बुक में डबल तक है, ट्रिपल भी तुम्हें मुश्किल नहीं लगना चाहिए। Okay, understand? So before I move to the next topic, pause the video and note it down. So the next topic we are going to study is organizing data. क्या है? डाटा को ऑर्गेनाइज करना, अच्छे ढंग से लिखना बोल सकते हो अगर हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर दे तो। ऑर्गेनाइजिंग डाटा, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? तो सबसे पहला बात तो ये है कि बिना कोई ऑर्गेनाइज डाटा तुम ग्राफ ड्रॉ ही नहीं कर सकते। वो चाहे पिक्टोग्राफ हो, वो चाहे तुम्हारा बार ग्राफ हो, या फिर डबल बार ग्राफ। मैंने तुम्हें बार ग्राफ के कंडीशन में कैसा एक डाटा दिया था, टेब्यूलर। वो कैसा था, ऑर्गेनाइज डाटा था। मैंने अब तक तुम्हें जितने भी डाटा दिए हैं वो कैसे थे, ऑर्गेनाइज थे। पर कुछ डाटा कभी कभार अनऑर्गेनाइज्ड भी दिया जाता है। अगर एग्जाम्पल के हिसाब से मैं बता दूं तो ये बोलेगा कि जुलाई में साइंस स्ट्रीम में या फिर साइंस में इस स्कूल में एक बच्चा था, फिर एक बच्चा आया, फिर एक बच्चा आया, फिर एक बच्चा आया, फिर एक बच्चा आया, फिर एक। ये क्या था, अनऑर्गेनाइज्ड डाटा था। तुमने गिना? मैंने कितनी बार बोला, मैंने खुद नहीं गिन पाया। या फिर अगर मैं बोलूं कि इस स्कूल में जुलाई के महीने में 8 बच्चा था, तो जो मैं बोला सेकेंड टाइम कि 8 बच्चा था, 8 बच्चे थे, वो था ऑर्गेनाइज्ड डाटा। पर जो फिर एक बच्चा था, फिर एक बच्चा था, एक साथ नहीं बोल रहे, वो था अनऑर्गेनाइज्ड डाटा। तो हमेशा अगर अनऑर्गेनाइज्ड डाटा देता है कहीं पे, तो तुम्हें पहले क्या करना है, उसको ऑर्गेनाइज्ड करना है।
या फिर कभी कभार टेली में डाटा देता है। मान लो साइंस में कितने बच्चे थे, टेली तुम्हें गिनना आता है ना, नहीं आता तो बता देता हूं अभी फिलहाल, चलो वही तो बता दूंगा। मैथ और ये मान लो इंग्लिश, तो देखो बोलेगा साइंस में कितने बच्चे थे बोलने पर टेली में दिखाएगा, ये टेली है, ये था टेली, ये टेली है, यहां पे ऐसे दिखाएगा मान लो, ये टेली में। और इंग्लिश का अगर टेली में दिखाएगा, ये मान लो टेली में दिखाया। तो बहुत बच्चों को ये पढ़ना नहीं आता कि ये टेली होता क्या है। तो देखो साइंस में ये जो 1 2 3 4 5, तो मतलब ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर 1 2 3 4 5, ये फिर 5 को रिप्रेजेंट किया, ये भी 5 को, मतलब कुल मिला के अगर बोलूं तो ये 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये टोटल। वैसे यहां पे देखो 5 5 10 और 2 12 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहां पे 5 3 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टेली में बहुतों को समझ में नहीं आएगा, पर जब मैंने आंकड़ा लिख दिया अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। और यही आंकड़े को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी। साइंस में कितने बच्चे थे, या फिर मैंने जो एग्जांपल लिया था पिक्टोग्राफ के टाइम, क्या कि फुटबॉल इंडस्ट्री में एक महीने में कितना फुटबॉल बनता है, किस महीने में 5000 बन रहे थे, किसी किसी में 3500 भी बन रहे थे। तो वो जो नंबर ऑफ फुटबॉल था वो 5000 3000, वो क्या था? फ्रीक्वेंसी था। और वो टेबल जो इस फ्रीक्वेंसी को अच्छे तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके बताता है, जैसे ये वाला टेबल देखो, यहां पे 12 8 सब लिख दिया गया, मतलब फ्रीक्वेंसी, कौन सा फ्रीक्वेंसी किसका है ये अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उस टेबल को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। समझ गए? क्लियर है फंडा? ये सब तुम्हारे दिमाग में घुस जाना चाहिए, और बहुत आसान भी चीज है यार। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। So let's move to the next topic, that is grouping of data। क्या नाम है इसका? ग्रुपिंग ऑफ डाटा। तो डाटा को क्या करना? ग्रुप में डिवाइड करना, ग्रुपिंग ऑफ डाटा। तो चलो देखो बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये। जैसे तुम्हें टेबल में दिया जाता है, मैंने जैसा ड्रॉ किया है, यहां पे क्या है, एक क्लास का, क्लास 8 का ही मान लो बच्चे हैं, वहां पे कितने बच्चे हैं कुल मिला के अगर मैं बोलूं तो वहां पे 50 बच्चे हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं। तो एक टीचर ने एक चार्ट बनाया है कि कितने बच्चे 0 to 30 मतलब फेल किए हैं, पूरा नालायक बच्चे हैं, उससे ऊपर 30 to 60 जो थोड़ा पढ़ते हैं, एवरेज बिलो एवरेज बच्चे हैं, 60 to 90 जो थोड़ा अपर एवरेज या फिर एवरेज बच्चे हैं बोल सकती हो, और 90 ऊपर जो टॉपर बच्चे हैं। तो टीचर ने जब चार्ट बनाया तो ये ग्रुप दिया 0 to 30, ये क्या है? ग्रुप है। यहां पे 0 मार्क्स या फिर 30 मार्क्स पर्टिकुलर नहीं है, 0 to 30 के बीच, वो चाहे 25 हो, 15 हो, 12 हो, 13 हो, 29 हो, 28 हो, 11 हो, जितना भी हो, वो 0 to 30 के बीच लाई करना चाहिए। उतने मार्क्स वाले 5 बच्चे हैं। 30 to 60 मतलब 35 हो, 45 हो, 41 हो, 40 हो, 39 हो, 38 हो, इवन 48 हो, 51 हो, 55 हो, 30 to 60 के बीच जितना भी नंबर है, उनमें से कोई एक नंबर लाने वाले कितने? 25 बच्चे हैं, थोड़े ज्यादा है। अब 60 to 90 वाले बस 15 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं जो 60 to 90 के बीच कुछ नंबर लेके आए हैं। और 90 अबव जिनको बोला जाता है 90 to 100, वो बस 5 ही बच्चे हैं जिनको टॉपर बच्चा भी कहा जाता है। तो यहां पे देखो कि हमने ग्रुपिंग किया, पर्टिकुलर मार्क्स को नहीं लिखा। यहां पे टीचर लिख सकता था विमल, निखिल, कमला, बिमला, बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं, इसका मार्क इतना है, इसका मार्क इतना है, उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं होता, बहुत बड़ा बन जाएगा ग्राफ। पर ऐसे ग्रुप कर देने पर इस ग्रुप को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है। देखो वाई एक्सिस में ये मार्क्स 5 10 15 20 25 5 इंटरवल में ले जाना,
और एक्स एक्सिस में एक 0 to 30 होगा, दूसरा 30 to 60 होगा, तीसरा 60 to 90 होगा, 90 to 100 होगा। ऐसे करके आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या ये डबल बार ग्राफ बनेगा? नहीं बनेगा, ये रेंज है, ये रेंज को एक ही जगह रखना, एक सिंगल बार ग्राफ ही बनेगा। तो यहां पे क्या कुछ नाम होते हैं जो तुम्हें जानना है, किसमें? इस ग्रुप्ड डाटा में। ये जो डाटा है ये कैसा डाटा है? ग्रुप डाटा है। और ये जो टेबल मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके बना है इसको बोलते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या बोलते हैं? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ग्रुप में फ्रीक्वेंसी जहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो इस टेबल को ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहा जाता है। और यहां पे ये जो रेंज है ना 0 to 30, 30 to 60, ये यहां पे सबसे जो छोटा नंबर क्या है? इधर 0, इधर 30, इधर 60। तो ये जो छोटा जो जहां से शुरू होता है ग्रुप उसको बोलते हैं द स्मॉलेस्ट नंबर जो है उसको बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट। और जो सबसे बड़ा है, जैसे यहां पे 30, यहां पे 60, 90, 100, सबसे बड़ा वाला नंबर उस ग्राफ को, बिगेस्ट नंबर ऑफ द ग्रुप, उसको बोलते हैं हायर क्लास लिमिट। क्या बोलते हैं? हायर क्लास लिमिट। हायर क्लास लिमिट हो गया। अब यहां पे देखो ये जो ग्रुप है यहां पे गैप कितना है? 30, यहां पे 30, यहां पे 30, पर यहां पे 10। तो हर जगह ऐसा नहीं है कि ग्रुप 30 ही हो या फिर 10 ही हो, कहीं पे 5 का भी ग्रुप बन सकता है, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, ऐसा भी ग्रुप बन सकता है। पर कहीं कहीं पे 1 का भी ग्रुप बन सकता है, 2 का भी बन सकता है, कहीं पे 100 का भी ग्रुप बन सकता है। तो ये जो वेरी करेगा, ये जो वैल्यू होगा, तो 0 to 30 में ये जो ग्रुप का वेरिएशन है कितना है? 30 है। उसको बोलते हैं ग्रुप साइज और ग्रुप विड्थ। ग्रुप साइज और ग्रुप विड्थ, चौड़ाई ग्रुप का। समझ गए? और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मन में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो देखो 0 to 30, 30 to 60, ये 30 इधर भी है और 30 इधर भी है। तो सर जो बच्चा 30 मार्क्स लाया होगा एक्यूरेट, उसको ये ऊपर डालेंगे कि नीचे डालेंगे? वैसे 60 भी है, ये 60 वाले को भी इधर डालेंगे कि इधर डालेंगे कि इधर डालेंगे? कहां? ऊपर वाले में या फिर नीचे वाले में? तो रूल्स कहता है कि जब एक क्लास एक नंबर दोनों ही ग्रुप में आते हों तो तुम्हें क्या करना है? उस वाले नंबर लाने वाले बच्चे को हमेशा बड़े वाले ग्रुप में डालना है। तो बड़े वाला ग्रुप कौन सा होता है? यहां पे देखो 0 to 30, तो यहां पे सबसे बड़ा नंबर कौन है? 30। पर यहां पे सबसे छोटा नंबर है 30, तो बड़ा कौन हुआ? अरे ये तो 30 पे ही जाता है, यहां पे तो फेल वाले बच्चे हैं, बस 30 तक वाले ही। पर यहां पे 30 सबसे छोटा है, 30 के ऊपर बड़े बड़े शेर बैठे हैं 60 तक। तो बड़ा कौन हुआ? नेक्स्ट ग्रुप। तो जो ग्रुप बड़ा रेंज तक जा रहा है, वैसे ये 60, 30 to 60, मान लो कोई बच्चा 60 लाया, 30 to 60 भी यहां पे भी है और 60 to 90 है। तो पहला काम ये है कि उसको यहां पे डालना है, ऊपर नहीं, 30 to 60 में नहीं डालना है, बट 60 to 90 में डालना है। और वैसे 0 to 30 वाले बच्चे को 30 to 60 वाली कैटेगरी में डालना है। 0 to 30 वाले नहीं, 30 वाले बच्चे को 0 to 30 में नहीं बल्कि 30 to 60 में डालना है। वैसे 90 वाले बच्चे को ये 90 to 100 के सेक्शन में ये आएगा। समझ गए? क्लियर है फंडा? हमेशा याद रखना जो नंबर कॉमन है वो हमेशा बड़े ग्रुप में आता है। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। So next topic we are going to study is bar with difference। तो देखो यहां पे जो ग्रुप वाले ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है उसका हम ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो यहां पे मैंने ये डाटा ले लिया है टेबुलर फॉर्म में। ये कौन सा डाटा है? एजेस ऑफ टीचर। एक स्कूल है जहां पे कुछ टीचर बहुत सारे एज ग्रुप में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया है कि 20 के 25 के बीच किन किन का एज है, 25 से 30 के बीच कितनों का एज है, 30 से 35 के बीच कितने का,
35 से 40 के बीच कितने, और 40 से 45 के बीच कितने, और लास्ट में 45 से 50 यानी 45 to 50 के बीच कितने टीचर्स हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। 20 to 25 के बीच 4, 25 to 30 के बीच 6, 30 to 35 के बीच 3, in between 35 to 40 there are 2 teachers, in between 40 to 45 there are 1 teacher, and between 45 to 50 there are 2 teachers। हो गया। तो इतने टीचर्स हैं। अभी इनको ग्राफ में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो ग्रुप में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं बता देता हूं कैसे रिप्रेजेंट करना है। कि यहां पे ये सबको रिप्रेजेंट कर देना, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ये जितने भी नंबर यहाँ पे हैं, कोई भी अगर बच गया हो, ग्रुप इंटरवल हमेशा ऐसा चलता है, तो जो भी नंबर हो उन सबको तुम पहले रिप्रेजेंट कर देना। उसके बाद क्या करने का, ये देखो यहाँ पे कुछ बच्चों को ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, ये जो सर थोड़ा एन टाइप का कुछ लिख दिए हैं, क्या आपको ये गलती से हुआ है, मार्कर फिसला है, ये जो सिंबल है ये आपने क्यों किया है, व्हाई? तो मैं बता देता हूं कि ये जो सिंबल है ये कुछ ऐसा दिखेगा रियल में, इसको बोलते हैं जैग्ड लाइन। क्या बोलते हैं? जैग्ड लाइन। चलो यहां पे मैं लिख देता हूं पूरा इसका नाम, इसको बोलते हैं जैग्ड लाइन। तो ये जैग्ड लाइन क्यों यूज होता है, तो इसको डेफिनेशन से नहीं समझोगे, इसको मैं बताऊंगा तब समझोगे। सर तो बताइए ना। तो देखो यहां पे मैंने 20, 25, 30, 35, 40 मतलब 5-5 इंटरवल में लिखा है। अगर मैं 0 से शुरू करता, ये 0 होता है ना, ये इनिशियल पॉइंट, तो 0, 5, 10, 15, 20 मतलब थोड़ा लंबा होता, और तुम्हें पता है यहां मुझे 20 से काम है। ये 0, 5, 10, 15 मेरे मतलब की है ही नहीं। मान लो यहां पे डाटा दिया होता 205, भले एजेस में नहीं होगा, और किसी चीज में 205, देन 210, तो वहां पे भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 5, पर 0, 5, 10 ऐसे करके चलूंगा तो कितना लंबा ग्राफ बनेगा, तुम्हारा ग्राफ पेपर उतना बड़ा नहीं मिलेगा जितना बड़ा बनेगा। तो इसके लिए इन्वेंशन हुआ ये जैग्ड लाइन का। तो जैग्ड लाइन के बाद हम जिस सीक्वेंस में लिखते हैं, जैसे यहां पे जैग्ड लाइन के बाद मैं 20, 25, 30, 35 5-5 इंटरवल में लिख रहा हूं, तो जैग्ड लाइन से एग्जामिनर या फिर कोई भी बंदा समझ जाता है कि इससे पहले जो है वो 0, 5, 10, 15, 20 ऐसे 5-5 इंटरवल में ये 0 से आके 20 पे आ गया है। जैग्ड लाइन का मतलब समझे, यहां पे अगर 20, 30, 40, 50, 60, 10 इंटरवल में होता तो हम समझते 0, 10 ये सब जैग्ड लाइन में रह गया है। तो जैग्ड लाइन मतलब उसके बाद जो इंटरवल रिपीट हो रहा है, 0 से वही इंटरवल में ये लाइन आया है। अगर इधर भी करना हो वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में भी जैग्ड लाइन बना सकते हैं। समझ गए? अब देखो मैंने क्या किया, ये जो एज वाला जितने भी आंकड़े थे इनको एक्स एक्सिस में ले लिया, फ्रीक्वेंसी को हमेशा वाई एक्सिस में लिया जाता है, ये बात तुम गांठ बांध के रखना। अब क्या करना है, सिंपल ग्राफ ड्रॉ करना है। 20 to 25 के बीच 4 मतलब 20 भी 4 होगा और 25 भी 4 होगा, तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये हाथ में मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं ताकि तुम्हें समझा सकूं अच्छे से। तो ये हो गया। अब देखो, अब 25 to 30 इनके बीच कितने हैं, 6, तो 6 में कितना आएगा, 25 भी और कौन 30 भी, और कौन आएगा 30 भी। 30 भी कितना, 6, तो ये आ गया। फिर देखो 30 to 35 के बीच 3 आ रहा है, तो 30 में भी 3 और 35 में भी 3 आ गया। थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ गया, थोड़ा घटा देते हैं, चलो। हाँ, ये तुम्हारा आ गया, हाँ अभी ठीक है एक्सपोजर। तो 30 to 35 के बीच 3, 35 to 40 के बीच 1 मतलब 35 भी 1 और 40 भी 1। 35 to 40 के बीच कितने, 2 है, तो 2 करेंगे दोनों, ये 2 है, ये 2 करेंगे, हो गया। अब 40 to 45 के बीच 1, 40 भी 1 और 45 भी 1। जैसे नॉर्मल बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं वैसे ही ड्रॉ कर रहे हैं, क्लास का ही, बस
क्लास की जगह ना लिख के एक एक इंडिविजुअल टर्म को यहां पे लिख रहे हैं। 45 to 50 के बीच 2, तो फिर से 2 आ गया, तो ये आ गया अपना बार ग्राफ। तो यहां पे जो बार ग्राफ बना और पहले जो हम बार ग्राफ बना रहे थे या फिर क्लास 7 में जो बार ग्राफ बना रहे थे, उसमें डिफरेंस क्या है कि उसमें गैप होता था, यहां पे एक बार रहा फिर थोड़ा दूर छोड़ के रहता था, पर यहां पे बार लग लग के है, कोई गैप नहीं है। और जिस बार ग्राफ में गैप नहीं होता उसको एक नाम दिया गया है हिस्टोग्राम, जिसका प्रॉपर यूज, अच्छे से यूज तुम क्लास 9 में पढ़ने वाले हो। जिनको मैं अभी 9th पढ़ा रहा हूं उनको पढ़ा भी चुका हूं, अभी वो देखने की जरूरत नहीं है। जब 9th में आओगे तब जकास क्लासेस के 9th मैथमेटिक्स वाले वीडियोस देखना, तुम्हें याद आएगा कि सर ने ठीक बोला था, 9th में इसका डिटेल में है। तो इसको क्या बोलते हैं? हिस्टोग्राम। और यही बताने के लिए मैंने इतना सब किया, समझ गए? और ये एग्जैक्ट लाइन, ये इंपॉर्टेंट था इस कंसेप्ट में, बार्स विद डिफरेंस। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। So let's move to the next topic, that is सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। तो सर्कल ग्राफ या फिर पाई चार्ट दोनों ही सेम चीज है। तुमने देखा होगा एक राउंड सा फिगर होता है जहां पे हम ड्रॉ करते हैं। तो देखो यहां पे मैं तुम्हें पूरा सब कुछ करके दिखाऊंगा। पाई चार्ट एक सर्कुलर ग्राफ होता है, कैसे होता है वो भी बताऊंगा। कि यहां पे हमें एक डाटा दिया है जिसको हमें पाई चार्ट या फिर सर्कुलर ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। क्या है? अरे एक स्कूल है, वहां पे बहुत से बच्चे जरूर होंगे, क्योंकि स्कूल किन के लिए है? बच्चे के लिए। टीचर तो बच्चे के लिए होते हैं ना वहां पे, तो मेनली स्टूडेंट्स होते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है, और स्टूडेंट्स को बहुत से, तुम्हें भी पसंदीदा होगा आइसक्रीम, और उसमें कुछ पर्टिकुलर फ्लेवर। सबसे ज्यादा मुझे जितना पता है स्टूडेंट्स का फेवरेट होता है चॉकलेट। आप अपना फेवरेट फ्लेवर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपको कौन सा फ्लेवर, अरे बटर स्कॉच है, चॉकलेट है, कौन आपको अच्छा लगता है, कुल्फी या फिर वनीला, कौन सा फ्लेवर, मैंगो, बहुत सारे, ऑरेंज, बहुत सारे होते हैं, मिल्क, आपको कौन सा पसंद है वो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। मैं खुद से पढ़ने वाला हूं सारे कमेंट्स, बहुत सारे, जितना हो सके पढ़ेंगे यार। फ्लेवर, यहां पे 3 फ्लेवर को लिया गया है, चॉकलेट, वनीला और मैंगो। और जब बच्चों से पूछा गया इन तीनों में से आपका फेवरेट कौन सा है, तो उस स्कूल में जितने भी बच्चे थे उनमें से 50%, मतलब आधे बच्चे, 50%, यानी आधे बच्चों ने बोला हमारा फेवरेट चॉकलेट है। जैसे मैंने बोला बहुत सारे बच्चों को चॉकलेट ही फेवरेट होता है। नेक्स्ट बोले वनीला, कितने परसेंट? 25%। और कुछ बोले 25% मैंगो, मैंगो हमारा फेवरेट है। तो कुल मिला के हमें 100% बच्चे, 100 ज्यादा से ज्यादा कितना परसेंट होता है? कभी 110, 150% नहीं होता, मैक्सिमम जो परसेंट होता है वो होता है 100। जैसे तुम मार्क भी स्कोर करते हो, टॉपर जो जाता है नेशनल टॉपर, वो भी 99.8 जाता है आउट ऑफ 100। और 101 ऐसा कोई परसेंट नहीं होता, ना ही होगा आगे। तो अभी इसको हमें पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना है। तो 50%, 100% का कितना है? आधा। 50% 100% का कितना है? सबसे बड़ा जो टोटल होता है, टोटल हमेशा परसेंटेज कितना होता है? 100%। तो 50% 100 का कितना है? आधा। तो ये कितना होगा? 1/2। तो जो पाई चार्ट बनाएंगे उसमें भी आधा जगह ये चॉकलेट लेगा। समझ गए कैसे निकाल रहे हैं? वैसे अगर बात करें वनीला का, तो वनीला कितना है? 25% का फेवरेट। और टोटल हमेशा कितना होता है परसेंट में? 100। जो टोटल होता है, ये सबको मिला देना, टोटल आ रहा है। तो ये कितना जगह लेगा? 4 जा 25, 4 जा 100, 1/4 जगह लेगा। मतलब 4 हिस्सों में से एक हिस्सा, जितना बराबर जगह होगा उतना लेगा। और उतना ही जगह कौन? मैंगो भी लेगा, क्योंकि वो भी 25% है। तो चलो पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं। तो हमें चाहिए बस एक कंपास और एक स्केल। तो मैं अपना कंपास लाता हुआ, जो तुम देख चुके होगे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में निकाला था, आप भी अपना कंपास निकाल लो। और ये मैं अपना कैफ खोलते हुए, आप यहां पे कोई भी मेजरमेंट का, ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर मेजरमेंट होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ पेपर, मतलब
पेपर बड़ा है तो बड़ा ले सकते हो, छोटा है तो छोटा ले सकते हो, एज पर योर विश बोल सकते हो। यहां पे कुछ साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ा भी कर सकता है, छोटा भी कर सकता है। जो मेन बात था, जो मेन कैलकुलेशन था वो वहां पे कि पाई चार्ट का कितना हिस्सा ये लेगा, इसको डिवाइड करके ऐसे निकाला जाता है। सुनो, एक दो सवाल करेंगे, ये एक हो गया और एक भी करा दूंगा ताकि तुम अच्छे से क्लियर हो जाओ। तो कोई वरी करने की, चिंता करने की बात नहीं। तो एक सर्किल ड्रॉ करो। तो यहां पे मैं इसको पिन करके एक सर्किल ड्रॉ करता हूं। सबसे पहला काम क्या करना पता है? ये सर्किल ड्रॉ करने से भी पहले एक पॉइंट दे देना, ताकि ये ऐसे एक थोड़ा डार्कन पॉइंट दे देना, ताकि तुम्हें अगर हिल भी जाए कभी कंपास तो कोई परेशानी नहीं हो। तो चलो करते हैं ड्रॉ। तो ये हो गया अपना, देखो ऐसे हिलता है, इसके लिए मैंने पहले पॉइंट दे दिया। तो ये हो गया अपना, चलो चलो हो जा, अरे बन जा बन जा बन जा बन जा, हाँ बन गया। तो ये हो गया अपना सर्किल। ये व्हाइट बोर्ड में है तो थोड़ा कहीं कहीं पे हिला है, कोई बात नहीं, एक ही मतलब जर्क हुआ है। अब ये मिल गया हमें अपना सेंटर, और ये मिल गया अपने को अपना पाई चार्ट। अभी इसमें जैसे कि हमने कैलकुलेशन से निकाला था, चॉकलेट कितना हिस्सा लेगा? 50% वाला आधा हिस्सा। तो ये सेंटर है, तो यहां से एक लाइन अगर मैं खींच दूंगा तो ये हो जाएगा आधा इसका। एक स्ट्रेट लाइन अगर मैंने खींच लिया तो ये दो इक्वल हिस्से में बट गया। ये सेंटर है ना उसका, तो ये दो इक्वल हिस्से में बट गया। तो ये जो आधा हिस्सा है, कोई भी ऊपर का हो नीचे का हो फर्क नहीं पड़ता, ऊपर का लेते हैं। ये ले गया कौन? चॉकलेट। अब बाकी कितना बचा? आधा। और आधा का आधा कितना होता है? आधा मतलब 1/2, और इसमें इसका आधा मतलब डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाता है 1/2 इंटू 2, दैट इज इक्वल्स टू 1/4, जो कि हमें चाहिए किसके लिए? वनीला के लिए भी और मैंगो के लिए भी है। तो जो आधा बचा इसको अभी दो हिस्से में डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया आधा का भी आधा मतलब 1/4। तो एक ले लेगा मैंगो और दूसरा ले लेगा वनीला। तो हो गया अपना पाई चार्ट रेडी। ये बड़ा सर्किल बनाते तो थोड़ा बड़ा दिखता, पर मेन क्या है कि कितना हिस्सा लेगा ये, समझ गए? और इसका बेस्ट तरीका क्या है पता है? मान लो ये आधा था, 1/4 था, तो इजीली डिवाइड कर दिया। पर कभी कभी परसेंट में दिया होता है कि इसका 50 नहीं बल्कि 60% हमें काटना है। तो 60% को ऐसे कोई डायरेक्ट डिवीजन तो हो नहीं सकता, तो क्या करते हैं पता है? 60% अपॉन टोटल। टोटल कितना होता है हमेशा परसेंटेज में? 100 इंटू 360 करना, इंटू 360 करना। ये 0 से 0 मर गया, हो गया कि नहीं? तो ये आ जाएगा, तुम 10 से अगर ये लोगे तो ये 10 चला जाएगा इसके साथ, तो 6 इंटू 36। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा? 6 6 जा 36, हाथ में आया 3, 6 3 जा 18 और 3 216। तो ये एंगल, ये जो आया मेजरमेंट, ये तुम्हें ड्रॉ करना है। 216 डिग्री यहां पे अगर ड्रॉ कर दोगे तो हमें 60% जगह मिल जाएगा। सर 90 60 180 तक प्रोडक्टर में होता है, उससे बियॉन्ड कैसे ड्रॉ करेंगे? सिंपल सी बात है। 216 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 180 प्लस 36। तो पहले ये 180 डिग्री हो गया, इधर से फिर 36 डिग्री ऐसे ड्रॉ कर देना, ये हो गया 60%। सिंपल है। प्रोडक्टर का यूज करना है, कंपास में एंगल ड्रॉ नहीं करना है। यू कैन यूज प्रोडक्टर इन मेकिंग पाई चार्ट। तो और एक सवाल करते हैं, सारा डाउट्स जो भी होगा खत्म होने वाला है, क्योंकि उसमें बहुत सारे हैं, ऐसे एंगल भी आने वाले हैं। तो मैं बताऊंगा कि प्रोडक्टर कैसे यूज होता है, प्रोडक्टर का यूज करके कैसे पाई चार्ट बनता है। तो हमें स्केल चाहिए, कंपास चाहिए और प्रोडक्टर भी उसके साथ साथ चाहिए, और पेंसिल इरेजर तो कॉमन है ज्योमेट्री में। So before I move to the next question, pause the video and note it down. So let's move to the next question. पाई चार्ट वाला ही है।
फ्रॉम ए सैलरी, एक बंदा है जिसके पास सैलरी आती है ना, तनख्वाह, जिससे उसका खर्च जो है सैलरी का कितना परसेंट कहां जाता है ये लिखा हुआ है। अगर नहीं है तो परसेंटेज निकालना तो तुम्हें ऑब्वियसली आता होगा, निकाल सकती हो, निकाल देना। पर एग्जाम्पल में ये जो क्वेश्चन है सब में परसेंटेज निकाला हुआ है, तो निकालने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी हमें। हाउस रेंट 10%, ट्रांसपोर्ट 5%, एजुकेशन मतलब बच्चों की पढ़ाई, उसके भी तो बच्चे होंगे यार, उसके पढ़ाई के ऊपर खर्च हो रहा होगा, पर जगास क्लासेस की तरह थोड़ी ना सब मुफ्त में फ्री में पढ़ाते हैं, पर तुम्हारा भैया द बेस्ट एजुकेशन जगास क्लासेस में फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, तो 1% पैसा भी देने की जरूरत नहीं है। फूड 25%, क्लॉथ 10%, सेविंग्स 15% एंड अदर्स 20%। बाकी सब भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे छोटा मोटा खर्चा, जैसे घर में काम वाली बाई का तनख्वाह वो देना, उसके बाद कोई छोटा सा शॉपिंग के टीवी खरीद लाए नया, किस मंथ कोई नया खर्चा आया, अब बहुत सारे खर्चे होते हैं, ईएमआई चुकाना, नया गाड़ी लिए तो बहुत सारे होते हैं, उसको अदर्स में ले लिया गया है। तो इनको पाई चार्ट में हमें रिप्रेजेंट करना है। एक सेंटर लेके एक सर्कल पहले बनाना है जो मैंने बना के रखा है। नेक्स्ट क्या करना है, एक लाइन खींच देना है, छोटा सा, पूरा फुल नहीं खींचना है, कहीं से भी शुरू कर सकते हो जहां से तुम चाहते हो कि तुम्हारा पाई चार्ट शुरू हो, तो एक छोटा सा खींच देना, हो गया। शुरुआत हाउस रेंट से करेंगे, तो कितना डिग्री का एंगल बनाएंगे, कहां से पता चलता है, 10 अपॉन कितना होता है परसेंटेज में हमेशा नीचे 100 इंटू 360। ये 100 और 360 थ्रू आउट ऑल कंस्टेंट रहेंगे, बस ये वेरी करेगा, हमेशा याद रखना। तो ये 10 जा 100 कट गया, अब ये जो एक जीरो बचा है 10 36 जा 360, अब कितना बचा 36 डिग्री। तो हमें कितना एंगल बनाना है 36 डिग्री का, मतलब कुछ इतना आएगा, बहुत छोटा सा एंगल बनेगा। तुम प्रोडक्टर से नाप के करना ऐसे, क्योंकि इतना बड़ा प्रोडक्टर हम होता नहीं है व्हाइट बोर्ड का इतना बड़ा प्रोडक्टर, तो हम नॉर्मली ले रहे हैं। हाउस रेंट तुम क्या करना, प्रोडक्टर का यूज करके एंगल ड्रॉ करना। अब देखो ट्रांसपोर्ट कितना है 5%, तो 5 अपॉन 100 इंटू 360, तो ये भी एक जीरो से एक जीरो गया, 5 2 जा 10, 2 18 जा 36। अब कितना ड्रॉ करना है हमें 18 डिग्री, ये और छोटा होगा, तो ये कुछ इतना सा एंगल होगा, हो गया। तो ये क्या हुआ हमारा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मतलब अरे वो जो ऑफिस जाते होंगे बाइक से, कार से, जिसमें भी जाते होंगे उसमें फ्यूल का खर्च आता है। अब नेक्स्ट क्या है एजुकेशन, बच्चों की पढ़ाई के ऊपर कितना खर्चा होता है। अपर्चर डाउन कर देता हूं अच्छे से दिखेगा, हाँ। तो देखो ट्रांसपोर्ट के ऊपर हो गया 5%। अब एजुकेशन 15, मतलब क्या करना है 15 अपॉन 100 इंटू 360, मतलब ये 0 से 0 जाएगा, ये 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, और ये 2 से चला जाएगा कितना 18, 18 3 जा कितना होता है तुम खुद बताओ कमेंट सेक्शन में फटाफट, इससे पहले कि मैं बता दूं 54। तो अभी हमें कितना ड्रॉ करना है 54 डिग्री, तो ये कुछ इतना आएगा, तो हमने ड्रॉ कर दिया अपना 54 डिग्री। तो ये किसका आया एजुकेशन का, एजुकेशन। तो नेक्स्ट फूड, तो फूड का कितना आया 25%, तो इसका निकालेंगे एंगल कैसे 25 अपॉन 100 इंटू 360, तो ये करीबन करीबन आ जाएगा 25 4 जा 100 और 4 9 जा 36, 4 0 जा 0, मतलब 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कौन कैप्चर करेगा 25% वाला अपना फूड। तो 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं। 90 डिग्री ड्रॉ करना असल में स्केल के सहारे तुम ड्रॉ कर सकते हो, अगर थोड़ा दिमाग लगाओ, इस लाइन को ओवरलैप करा, तुम्हारे पास तो प्रोडक्टर है, प्रोडक्टर का यूज करो, बेस्ट होगा। मैं स्केल के मुकाबले 90 डिग्री एक्यूरेट ड्रॉ कर सकता हूं। ये हो गया 90 डिग्री।
ये जो बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा। किसका? फूड का। तो अपना हो गया, क्या हो गया? क्या हो गया? बहुत कुछ हो गया। अब फूड के बाद क्या देखेंगे नेक्स्ट? क्लॉथ। क्लॉथ कितना ले रहा है? 10%। सो 10% मतलब 10/100 इंटू 360। तो 10 का शायद हम निकाले थे, हाँ निकाले थे, देखो 10 का निकाले थे तो कितना निकला था? 36 डिग्री। तो फिर से एक 36 डिग्री ड्रॉ हम करने वाले हैं। तो ये कुछ इतना होगा। ये सब मैं तो मीन्स अप्रॉक्स ले रहा हूं, तुम्हारा तो प्रोटेक्टर है, तुम इक्वली ले जाना। तो ये किसका था? क्लॉथ का। अब नेक्स्ट सेविंग्स कितना है? 15%। तो सेविंग्स आ जाएगा कितना? अपना 15%, मतलब 15 का निकाले थे क्या? हाँ निकाले थे। कितना? 54 डिग्री। ये थोड़ा बड़ा होगा, उस टाइम मैंने छोटा बना दिया था, ये कुछ इतना बड़ा होगा। किसका? किसका? सेविंग्स का। अब नेक्स्ट कितना है? अदर्स 20%, यानी 20/100। 25 जा 100 इंटू 360। तो 5 में कितने में जाएगा? 5 7 जा 35, 5 2 जा 72 डिग्री, यानी कहीं यहां पे आएगा। तो ये आ गया अपना अदर्स। सर तो ये जगह क्यों बच गया? ये असल में नहीं बचना चाहिए, पर ये जो तुम्हारा फूड किसका था? ये एजुकेशन का जो 15% था, जो करीबन 54 डिग्री होना चाहिए, ये नहीं बना है। तो ये कब बनेगा? कुछ इतना बनेगा ये। तो ये ट्रांसपोर्ट और हाउस रेंट इधर चले आएंगे, क्योंकि ये मैं प्रोडक्टर में नहीं बना रहा हूं। जब प्रोडक्टर में बनाएंगे तो ये सेम आएगा। ये इधर हम डिवाइड कर देते हैं, देखो कितना आएगा। ये आ जाएगा, हो गया। अब कौन कौन बचे? हाउस रेंट और ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट को छोटा जगह देंगे, हाउस रेंट को थोड़ा बढ़ा देंगे। तो ये हो गया अपना हाउस रेंट। ये प्रोडक्टर में सब पूरा कवर हो जाएगा, तुम्हें बाद में एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये हो गया ट्रांसपोर्ट। तो क्या करना है पता चल गया तुम्हें। फॉर्मेट बताना मेरा काम था, जो मैंने बता दिया होगा। कैसे? कि जो परसेंटेज दिया होगा उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, इंटू 360 डिग्री करेंगे। क्यों 360? क्योंकि एक जो सर्कल का टोटल मेजरमेंट होता है एंगल में, एक पूरा राउंड का, वो 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री मल्टीप्लाई करने पर हमें पता चलता है कि कितना डिग्री ड्रॉ करने पर वो उसका एक्चुअल एरिया मिलेगा। तो कैसे डिग्री निकालते हैं बता दिया। फिर क्या करना है? प्रोडक्टर रे के मार्क पॉइंट करके तुम्हें बस एंगल ड्रॉ करना है, यही काम करना होता है। सो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट और द लास्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, लास्ट मेजर टॉपिक है, छोटा छोटा टॉपिक तो 2-3 होगा ही। सो द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी। सेम ही मीनिंग है, बोल सकते हो चांसेस। मान लो बारिश का सीजन है और तुम हर रोज रेनकोट लेके जा रहे हो, पर बारिश हो नहीं रही है। भले बारिश वाला वेदर है, दिख रहा है, बादल पूरा घना है आसमान में, बारिश हो सकता है तुम्हें लग रहा है, पर हो नहीं रहा है। बस तुम रेनकोट लेके जा रहे, लेके आ रहे, कोई काम का आ नहीं रहा है, उल्टा वजन तुम उसका झेल रहे। तो उस गुस्से से तुमने एक दिन क्या किया? अरे ये बारिश हो नहीं रही है, चलो छोड़ो, ये रेनकोट को मैं नहीं लेके जाने वाला। और उसी दिन बारिश हुई, तुम भीगे, अपना जो डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके गए थे ऑफिशियल काम के लिए वो भी भीगा। तो बारिश होने का प्रोबेबिलिटी क्या था? बहुत कम था, या फिर बहुत ज्यादा था? मतलब चांसेस कितने थे? अरे इसका क्या मतलब था कि बारिश होंगे कि नहीं होंगे? यही है प्रोबेबिलिटी, कि 7 दिनों में बारिश होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। इसमें ज्यादा समझो ना समझो, तुम एक जगह समझ जाओगे। ये एग्जांपल बुक में था तो मैंने दे दिया कि जब एक क्रिकेट मैच होता है तो 2 कैप्टन्स के बीच टॉस होता है।
क्या होता है? टॉस होता है, जहां पर एक कॉइन का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें एक कॉइन में हेड होता है और टेल होता है। तो इसके क्या चांसेस हैं कि जो टॉस करने के बाद हेड सी आए? ये अपने बचपन का एक था कि 1 रुपया है तो हेड आएगा, 2 रुपया है तो टेल आता है। ये घटिया बात है। और अपने टाइम में जो 2 रुपए का कॉइन था ना, अपने टाइम में मतलब क्या, मैं भी अभी तुमसे क्या ज्यादा उतना बड़ा भी नहीं हूं, मीन्स हम जब 5-6 क्लास में थे, 8 के बाद उतना और नहीं खेल पाए। हाँ, बिकॉज थोड़ा स्टडी में इंटरेस्ट आ जाता है, पढ़ाई का वजन आ जाता है, और मैं थोड़ा दूर भी जाता था स्कूल, तो जाने आने में 2 घंटा चला जाए, हाँ 1 घंटा जाने में 1 घंटा आने में, तो बहुत टाइम जाता था, तो खेलने का उतना टाइम नहीं मिलता था। फिर भी खेलने का शौक बचपन से था। तो हेड टेल करते थे कभी कभी। तो वो गुटखा का जो होता है ना पैकेट, उसी से छापा या बिच्छू, ये नाम या बिच्छू, उसका नाम होता था, उसके दूसरी तरफ कैंसर या फिर बिच्छू होता था, वो कैंसर जो वाला सिंबल था, तो हम बोलते थे ये नाम या फिर छापा या नाम या फिर बिच्छू। ऐसे भी टॉस किए हैं हम लोग। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? तो सुनो, जब कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों ही आ सकता है। मतलब इवेंट्स कितने हैं, आउटकम्स कितने हैं? 2। तो 2 नीचे लिखोगे एक फ्रैक्शन में। और अगर हमसे पूछता है कि हेड्स आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम हेड्स कितने हैं, एक कॉइन में कितना हेड्स होता है, 1, तो ऊपर 1 लिखेंगे। और क्या क्या आ सकता है वो नीचे लिखेंगे। मतलब हेड्स आ सकता है 1, दूसरा टेल आ सकता है, तो 2 में से 1/2 क्या हुआ, हेड्स आने का प्रोबेबिलिटी। वैसे ही टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, नीचे कितना होगा, 2 ही होगा, क्योंकि या तो हेड्स आएगा या तो टेल। और टेल कितने होते हैं, 1 ही होता है, तो 1/2 टेल्स आने की भी प्रोबेबिलिटी है। इसलिए कॉइन का यूज किया जाता है, क्योंकि यहां पे हेड्स आने का जितना प्रोबेबिलिटी है, जितना चांसेस हेड्स आने का है, उतना ही चांसेस टेल्स आने का है। इसके लिए कॉइन बेस्ट एग्जांपल लिया जाता है। अगर बात करें लूडो डाइस का, तो लूडो डाइस में कितने साइड्स होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। कुल मिला के 6 साइड्स होती हैं। तो 6 में से कुछ भी हो सकता है, मतलब नीचे 6 रखेंगे, जैसे यहां पे 2 में से हेड्स या टेल में से कुछ हो रहा था, यहां पे 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। अगर हमें पूछता है कि 6 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो डाइस में कितना 6 है, 1। कितने में से 1 आएगा, 6 में से, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना आया, 1/6। एक कार्ड्स में बता रहा था क्लास 9th या 10th में, किनको एक मैं प्रोबेबिलिटी जब पढ़ा रहा था, तब मैं कार्ड्स का यूजेस उनको बता रहा था, आई थिंक क्लास 10th में। तो तुम्हें भी उस टाइम में कार्ड्स वार्ड सब समझा दूंगा। अभी एग्जांपल लेके मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो एक सवाल करेंगे और इस टॉपिक को खल्लास करेंगे। तो समझ गए प्रोबेबिलिटी क्या होता है। नीचे हमें क्या लिखना है, इवेंट्स, जितने इवेंट्स हो सकते हैं, और ऊपर वो कितने हैं उन इवेंट्स में से, वो टोटल में से, जैसे 1 2 3 4 5 6 में 6 कितना था, 1 ऊपर। अगर 5 का बोलता तो वो भी 1/6 होता। अगर हमें बोलता किसी भी इवन नंबर का आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो लूडो डाइस में इवन नंबर कौन कौन है, 2 4 और 6। कितने हैं इवन नंबर, 3। और कितने में से 3 आता, 6 में से, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। समझ गए प्रोबेबिलिटी कैसे निकाला जाता है। नीचे क्या लिखे, जितने चांसेस पॉसिबल है, ऊपर क्या लिखे, वो कितने हैं उन चांसेस में। क्लियर है। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन, उसके बाद खल्लास हो जाएगा ये टॉपिक भी और चैप्टर भी। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। देखो ऐसा सवाल पूछा जाएगा, कैमरा थोड़ा हिल गया, कोई चिंता की बात नहीं है, सेट हो गया। देखो अब थोड़ा अपर्चर सेट कर देते हैं, ज्यादा लाइट आ गया। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन। ए बैग हैज 4 रेड बॉल्स एंड 2 येलो बॉल्स। तो एक बैग है भाई, ट्रांसपेरेंट नहीं है, कोवर्ड है। वहां पे सेम तरह के, बस कलर अलग अलग है, 4 रेड बॉल्स है, 2 येलो बॉल्स है। और हमें बोला हुआ आंख बंद करके ऐसे निकालो, कोई भी तुम्हें पता नहीं चल रहा है कौन सा रेड है कौन सा येलो है, पर तुम्हें एक बॉल निकालना है, और वो बॉल रेड ही हो, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, जैसे मैंने बताया, क्या पता कौन सा बॉल निकले, तो उसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। पहले तो प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शन में आता है, तुम्हें पता है। एक पहले डंडा दे दो,
उसके बाद नीचे क्या लिखने का कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, क्या क्या हो सकते हैं, इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। सो नंबर ऑफ आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। हां तो देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, टोटल बॉल्स कितने हैं, 4 रेड बॉल्स हैं 2 येलो बॉल्स हैं, तो टोटल दोनों मिलके 6 होंगे। तो भाई इससे हमें पता चल गया कि जो भी आएगा इन 6 में से ही आएगा। उसको हम कहां लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। जो भी आएगा इन 6 में से ही आएगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को हमेशा नीचे लिखा जाता है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो भी आएगा 6 में से आएगा, कंफर्म बात है। अब हमारा इवेंट क्या बोल रहा है, हमारा इवेंट कह रहा है कि रेड बॉल कितनी होंगी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं सपोर्ट इवेंट, जो कि इवेंट को सपोर्ट करती है, मतलब जो मांगा है, जैसे हेड्स में हेड मांगा है तो कितने आउटकम हेड हैं, वैसे यहां पे रेड बॉल्स मांगा है तो उनमें से कितने बॉल्स रेड हैं, 4। ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी। इसको बस सिंप्लीफाई कर दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल्स। समझ गए, क्लियर है फंडा। अब देखो यहां पे नेक्स्ट अगर पूछा होता कि येलो बॉल्स का प्रोबेबिलिटी निकालो, तो वहां पे भी पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो कि 6 ही होगा, पर यहां पे जो इवेंट है वो क्या है, येलो बॉल निकालना। और येलो बॉल कितने हैं, 2 है, 2 3 जा 6, देन द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/3। येलो बॉल्स का प्रोबेबिलिटी 1/3 है, जबकि रेड बॉल्स का 2/3 है। समझ गए, फंडा क्लियर है। किसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, 2/3 बड़ा है या 1/3? याद रखना 2/3 बड़ा होता है। समझ गए। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म। मैं लेता हूं तुमसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक जगास क्लासेस चैनल में जाओ, जुड़ जाओ। कैसे लाइक सब्सक्राइब शेयर का मैं बोलता नहीं हूं, पर तुम्हारा मर्जी हो तो कर सकते हो, क्योंकि मेरा फंडा है तुम्हें बेस्ट कंटेंट देना, फ्री एजुकेशन तुम तक पहुंचाना। और जो जगास क्लासेस से पढ़ेगा वो एग्जाम में अच्छे नंबर फोड़ेगा। तो मैं लेता हूं तुमसे विदा, चैनल में जाओ, प्लेलिस्ट ऐसे स्वाइप करो, होम पे पहुंचते हो, थोड़ा स्वाइप करें वीडियोस, उसके बाद और थोड़ा स्वाइप किए प्लेलिस्ट, वहां पे स्क्रॉल करना, पहले क्लास 10 आता है, फिर क्लास 9, फिर क्लास 8 आ जाएगा, जहां से तुम्हारा मैथ का प्लेलिस्ट, साइंस का प्लेलिस्ट, टोटल चैप्टर का मिल जाएगा। बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं ऑलरेडी, और बाकी जो है वो भी अपलोडेड होंगे यार इस चैनल में। तो मैं लेता हूं तुमसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक पढ़ते रहो, जगास क्लासेस देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। और ये भी नोट कर लेना।